पायल सुनसान रास्ते से घर जा रही थी और तेज गर्मी की वजह से प्यास के मारे बेचारी का गला सूखे जा रहा था। पायल अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। ये देखकर पायल खुद से बोलती है, हाय, इतनी तेज गर्मी हो रही है और गला भी सूख रहा है। इतनी तेज प्यास लगी है, आसपास कोई दुकान भी नहीं दिख रही है, मेरी बोतल में पानी भी नहीं है। ये भगवान, क्या करूं? भगवान, थोड़ा तो रहम करो, इस गर्मी में कहीं से पानी पिला दो। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भगवान, हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। अरे गर्मी पड़वा ही दी है, लेकिन कम से कम जगह जगह पानी की तो कमी मत करवाना। बताओ लोग कैसे हैं जिनके पास पानी भी नहीं होता। पायल बस चलती जा रही थी और प्यास के मारे बेचारी की हालत खराब हो चुकी थी और ना पानी मिलने की वजह से उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। काफी देर चलने के बाद पायल को एक टूटा फूटा सा घर दिखाई देता है, जहां राधा अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। पायल तुरंत वहां जाती है और राधा से कहती है, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, कोई नल भी नहीं है। बहुत हालत खराब हो रही है, ऊपर से गर्मी लग रही है। कोई रिक्शा तक नहीं मिला, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता इतना लंबा है और इतना ज्यादा सुनसान था। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, घर में बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है, यहाँ रोज रोज पानी नहीं आता, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तब तक थोड़ी चैन की सांस तो लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी इस हालत में आपने मेरी मदद की। प्लीज अब पानी ले आइए, मुझसे ज्यादा देर तक बिना पानी पिए रुका नहीं जाएगा। मुझे चक्कर आने को हो रहे हैं। पायल राधा के लिए तुरंत मटके का 1 गिलास पानी लेकर आती है। पायल तुरंत वो 1 गिलास पानी पीकर थोड़ी सी शांत हो जाती है और दोबारा पानी मांगते हुए बोलती है, थोड़ा सा पानी और दे दीजिए। वो क्या है ना, इतनी देर से पैदल चल रही हूँ तो धूप दिख रही थी ना, इसलिए बाहर गर्मी में मेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा पानी और मिल जाता तो अच्छा होता। राधा 1 जग पानी ले जाती है और पायल को जितना पानी पीना होता है वो उसे उतना पानी पिला देती है। काफी पानी पीने के बाद पायल को बड़ा अच्छा लगता है और पायल खुश होकर राधा से बोलती है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जिस हालत में आई थी ना, मुझे खुद नहीं लगा था कि मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगी, क्योंकि मुझे चक्कर आने लग गए थे। सच में अब पानी की कीमत पता चली है। जब पानी के लिए ऐसे भटक रही हूँ, उसकी कीमत अब समझ आ रही है मुझे। मैडम जी, आपको तो अब पानी की कीमत समझ में आई होगी ना, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को तो बचपन से ही पानी की कीमत समझ आ जाती है। 1 लोटा पानी के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। उसके बाद भी ये तय ही नहीं होता कि पानी मिलेगा भी या फिर मिलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अपनी प्यास बुझाकर और राधा को धन्यवाद करके जैसे ही पायल वहां से जाने लगती है, तभी पायल की नजर राधा के घर के रखे घड़े पर जाती है, जिसमें अब थोड़ा सा ही पानी बचा था। ये सब देखकर पायल बोलती है, अरे इसमें तो बहुत ही थोड़ा सा पानी है, एक इंसान के लिए भी नहीं हो पाएगा। घर में और पानी तो है ना, मेरा मतलब मेरी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत का कर भी क्या लेंगे हम लोग, और वैसे भी ऐसी दिक्कतें बहुत अच्छी हैं। आपकी प्यास बुझ गई ना, बस हम इसमें ही बहुत खुश हैं। अब आप अपने घर चले जाइए, क्योंकि रात के समय रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप अभी से अपने घर के लिए निकल जाइए। पायल वहां से घर चली जाती है। पायल को अपनी प्यास की समस्या से भी अब बड़ी बड़ी दिक्कतें नजर आने लगी थी, और वो दिक्कतें उन लोगों की थी जो सड़क के किनारे बसे हुए थे और चलते फिरते काम किया करते थे, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर पानी नहीं मिलेगा तो उनकी हालत कैसी होगी। पायल अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और खुद से बोलती है, मेरे घर पर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर किसी की किस्मत मेरी तरह ही हो। किसी के घर में कितनी सुविधा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अब पायल के दिल में
ऐसे लोगों की मदद करने का ख्याल आता है, लेकिन वो मदद करे कैसे ये उसे समझ नहीं आता है, जिस वजह से पायल पानी बांटने का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद पायल जहाँ पानी बांटा करती थी, वहीं सामने एक इंसान रूह अफ़ज़ा बांट रहा था, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े चाव से रूह अफ़ज़ा पी रहे थे। यह देखकर पायल को अच्छा लगता है और वह खुद से कहती है, ये कितने अच्छे लोग हैं जो लोगों की प्यास को बुझा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं कम से कम जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद कर पाऊँ। मेरा भी बड़ा मन करता है, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से और घर की दिक्कतों की वजह से ये सब काम कर ही नहीं पाती। पायल अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताती है और साथ ही में बोलती है, माँ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं लोगों की मदद करूँ। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, अगर किसी की मैं प्यास बुझा पाऊँ तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा ना। और मैंने देखा है, मैं जहाँ पानी बांटती हूँ ना, वहीं सामने कुछ लोग रूह अफ़ज़ा बांट रहे थे, और इतना तो हम भी कर सकते हैं ना लोगों के लिए। माँ प्लीज ना, आप मेरी बात को मजाक में मत लेना। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को रूह अफ़ज़ा बांटूं। चलते फिरते लोग जो काम पर जा रहे हैं, उनको कितना अच्छा लगेगा ना कि वो वहीं रुककर बिना पैसे दिए रूह अफ़ज़ा पी ले। बेटा, अगर तू कुछ सोच रही है तो बिल्कुल सही सोच रही है। मुझे गर्व है तुझ पे कि तू कितना अच्छा सोच रही है। बहुत से लोग होते हैं जो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तू अपने से पहले किसी और के बारे में सोचती है। और हम इतना तो तेरे लिए कर ही सकते हैं ना। तुझे जो ठीक लग रहा है तो वो कर। इन सब से मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपनी माँ से बात करने के बाद पायल अब सादा पानी छोड़कर रूह अफ़ज़ा बांटना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके लोग पायल को काफी जानने लगते हैं और कई लोग उसका साथ देने के लिए भी चले आते हैं। पायल धूप में खड़े होकर हर दिन नियम से रूह अफ़ज़ा बांटने लगती है। लोगों की पायल से हमदर्दी जुड़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन अमित नाम का एक लड़का पायल के पास आता है और बोलता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप गर्मी में भी सड़क पर लोगों को रूह अफ़ज़ा बांटती हो। आप बहुत ही पुण्य का काम कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ खुद आपसे मिलने आया हूँ। मुझे अच्छा लगा जानकर कि आप लोगों की इतनी मदद करते हो, लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो। लेकिन आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? आपको भी रूह अफ़ज़ा चाहिए क्या? माफ करना, इस समय तो रूह अफ़ज़ा खत्म हो गया है। अगली बार आपको चाहिए हो ना, तो आप मुझे नुक्कड़ वाली जगह पर मिल जाना, मैं वहीं पर हूँ। अगर किसी और को जरूरत हो ना तो उसे भी भेज देना। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं यहाँ आपसे रूह अफ़ज़ा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। देखिए, मैं काम में बहुत ही बिजी रहता हूँ। मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। मैं खुद से मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग मदद करते हैं मैं उनको सामान देकर उनकी भी मदद कर सकता हूँ। इसलिए इस पूरे महीने का रूह अफ़ज़ा का सामान मेरी तरफ से। अमित की बात सुनकर पायल बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसका साथ देने के लिए कई लोग जो जुड़ गए थे। कावेरी एक बहुत ही कंजूस औरत थी, जिसके पास किसी धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय नियत के। वो कभी किसी चीज के लिए भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होती है। यहाँ तक कि वो अपने लिए भी कभी कुछ नहीं लेती थी। उसकी इस आदत से उसकी बहू काजल बड़ी ही दुखी थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज काजल अपनी सास कावेरी के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे इस घर में आए महीनों होने वाले हैं, लेकिन जब से आई हूँ तब से आपको हर चीज में कंजूसी करते हुए ही देख रही हूँ। आखिर इतनी कंजूसी क्यों है माँ जी? तो फिर तेरा क्या मन है? बहू अपनी सारी दौलत बिना बात के उड़ाती फिरूं? और तू कौन होती है मुझे कंजूस बोलने वाली? जैसे खुद तो आए दिन शॉपिंग पर बैठी रहती है। माँ जी, शॉपिंग पर बेशक ना बैठी रहूं, लेकिन जरूरत आने पर तो अच्छे से खर्च करती हूँ ना। आपकी तरह सब दबा कर नहीं बैठ जाती हूँ। ना ही होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है ये कहकर रोती हूँ। बहू, तू मुझे मेरी कंजूसी पर भाषण देने आई है या तुझे कुछ और बात करनी है? माँ जी, मैं यहाँ आपको कंजूसी पर भाषण देने नहीं आई, कुछ बात बताने आई थी। क्योंकि आपको कंजूसी पर भाषण देने का मतलब नहीं है। आप कंजूस नहीं, महाकंजूस हैं। हो गई तेरी बकवास। तुझे मुझे कंजूस बोलना है, बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही मैं तेरी बातों में आकर अपने पैसे खर्च करूंगी। कावेरी और काजल आपस में बातें कर रही होती हैं।
तभी काजल का पति रूपेश वहाँ आता है और उन्हें बात करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, सास और बहू एक साथ एक कमरे में? अरे मुझे भी बताओ भाई, कौन सी मीटिंग चल रही है आप दोनों की? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी नई नवेली बीवी मुझे कंजूस बता रही है कि मैं सही जगह पैसे खर्च करना नहीं जानती हूँ। वैसे माँ काफी हद तक काजल ठीक कह रही है, कंजूस तो हो आप। अच्छा बेटा, बीवी के आते ही माँ को भूल गया। सही कहते हैं लोग, बीवी आते ही लड़के बदल जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग अपनी बातें छोड़कर मेरी बात सुनिए। माँ जी, आपको जितनी कंजूसी दिखानी है दिखाइए, लेकिन अपने साथ, मेरे साथ नहीं। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मेरे ससुराल में मेरी मुंह दिखाई थोड़ा शानदार और महंगे तरीके से हो। जैसे जब मैं सीढ़ियों से उतरूं तो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर पड़े, मेरी मुंह दिखाई का लहंगा सोने के तारों से जड़ा हुआ हो, मेरे सारे गहने डायमंड के हों, पूरा घर महंगी चीजों से सजा हुआ हो। और बस करो महारानी, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, समझी? किसी भी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी जिसके सपने तू देख रही है। माँ जी, किसी सास ने अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई नहीं की होगी, तो क्या आप भी नहीं करेंगी? ये जो तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई का सपना है ना, तू उसे अपने पास ही रख। मैं नहीं करने वाली तेरी इतनी महंगी मुंह दिखाई। अरे इतनी महंगी तो मैंने अपने बेटे की शादी नहीं की, जो कि एक लौता लड़का है मेरा, जितनी महंगी की तू मुंह दिखाई का फंक्शन करने की बोल रही है। रूपेश जी, आप ही समझाइए ना माँ जी को, ये मेरा सपना है। अगर नहीं होता हमारे पास तो बात और थी, लेकिन हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। फिर भी मेरे ससुराल में मेरी महंगी तरीके से मुंह दिखाई नहीं हो सकती है। माँ करवा दीजिए ना काजल की मुंह दिखाई की रस्म उसके तरीके से। आखिरकार आपकी एक लौती बहू है, कौन सा आपको हमेशा अपनी बहू की मुंह दिखाई करानी है? तू तो बीच में बिल्कुल बोल ही मत। जब देखो बीबी का पल्लू पकड़कर उसी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तुझे तो हमेशा उसी की बात अच्छी लगती है, कभी अपनी माँ की भी सुन लिया कर। यार कहाँ मैं इन औरतों के बीच में फंस गया हूँ। माँ की तरफ बोलूं तो बीवी से जाऊं, बीवी की तरफ बोलूं तो माँ से जाऊं। माँ आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आखिर में आपको मुंह दिखाई का फंक्शन करवाना ही पड़ेगा ना। तो मेरा कहना बस इतना था कि जिसकी मुंह दिखाई का फंक्शन है उसी की पसंद का क्यों ना करवा दें। रूपेश जी सही कह रहे हैं माँ जी। आप ही सोचिए, अगर आप अपनी बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई करेंगी तो मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे, आपकी धाक जमेगी उनके बीच में, वो अलग। मुझे ज्यादा हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर मुंह दिखाई का फंक्शन रखना है तो सिंपल तरीके से होगा। ये इतना पैसा खर्च करके मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई करने वाली नहीं हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर काजल बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बाद रूपेश काजल को समझा बुझाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ काजल आए दिन अपनी सास के सिर्फ महंगे मुंह दिखाई की ही डिमांड करती रहती है, जिस पर कावेरी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कावेरी की पड़ोसन कुंती उसके घर आती है और हंसते हुए कहती है, क्या बात है कावेरी, बहू को आए हुए महीना हो गया है, लेकिन अभी तक मुंह दिखाई का फंक्शन नहीं रखा। सभी मोहल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही थी। पता नहीं क्या बात है जो कावेरी ने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं करी। कर दूंगी कुंती बहन बहू की मुंह दिखाई। बहू कौन सी भागी जा रही है, रहना तो उसे हमारे घर में ही है। वो क्या है ना कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। रहने दो कुंती बहन, सब कहने वाली बातें हैं। जिसको करना होता है उसके लिए सब समय शुभ होता है। क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि सब होते हुए भी तुम कितनी बड़ी कंजूस हो। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे पीठ पीछे बुराई करने की आदत नहीं है ना, इसलिए सामने ही बोल दिया। आस पड़ोस के सभी लोगों को यही लगता है कि तुम अपनी कंजूसी के चलते अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं कर रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन कंजूसी की वजह से नहीं, बल्कि महंगी मुंह दिखाई के फंक्शन की वजह से नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खास पड़ोसी होने के नाते मेरा बताने का फर्ज था, जो मैंने बता दिया। अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। कुंती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कावेरी सुबह के समय मंदिर से लौट रही होती है कि तभी वो अपनी कुछ पड़ोस की औरतों को आपस में बात करते हुए सुनती है। मुझे लगता है कि जरूर कावेरी की बहू में कोई कमी है।
तभी तो उसने आज तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की कि कहीं सबको उसकी बहू की कमी का पता न चल जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, वरना कौन सी ऐसी सास होगी जो अपनी बहू की मुंह दिखाई ना करवाना चाहती हो। लोग उसकी बहू को देखकर उसकी तारीफ करें, या हो सकता है वो कंजूस है हद से ज्यादा, इसलिए भी ना किया हो। अपने पड़ोसियों की सारी बातें सुनकर कावेरी चुपचाप अपने घर चली जाती है और बहुत सोचने विचारने के बाद वो मार्केट जाकर सोने से जड़ा हुआ लहंगा और डायमंड के गहने लेकर घर आती है और सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे सारा सामान देते हुए कहती है, बहू तू सही कह रही थी। आज पड़ोस वालों को भी ये बताना जरूरी है कि ना ही मेरी बहू में कोई कमी है और ना ही मेरी नियत में। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कावेरी की बहू जैसी महंगी मुंह दिखाई करवाना सबके बस की बात नहीं है। माँ आप सच कह रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अपनी बहू की महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई और खुद जाकर सामान भी लेकर आई हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि माँ जी मेरी महंगी मुंह दिखाई करवाने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन माँ जी आप ये सब खुशी से कर रही हैं या मन मार कर? नहीं बहू, मैं जो कर रही हूँ खुशी से कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ। अगर मुंह दिखाई करूँगी नहीं तो लोगों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी कैसे? अब तू जल्दी से तैयार हो जा, जब तक मैं फंक्शन की और तैयारी देख लेती हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और काजल अपनी पसंद के गहने और लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद कावेरी फंक्शन की सारी तैयारी अपनी बहू की पसंद के अनुसार ही करवाती है। फिर चाहे वो एंट्री के समय स्पॉटलाइट हो या महंगी साज सजावट हो, कावेरी की बहू की इतनी महंगी मुंह दिखाई का फंक्शन देखकर सभी मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस तरह से कावेरी अपनी और अपनी बहू पर उठने वाली आवाज का जवाब बिना कहे ही दे देती है। वहीं दूसरी तरफ काजल का अपने ससुराल में महंगी मुंह दिखाई का सपना भी पूरा हो जाता है। नंदिनी को शॉपिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो कहते हैं ना कि शॉपिंग करना तो सबको पसंद है, लेकिन सही तरीके से मोल भाव करके अच्छी चीज खरीदना सबके बस की बात कहाँ। ये वही इंसान कर सकता है जिसकी नॉलेज अच्छी हो। नंदिनी अपनी सारी शॉपिंग सदर बाजार से करती है। वो अपनी कॉस्मेटिक शॉप के चलते आए दिन सदर बाजार जाया करती थी। एक रोज शाम के समय बहुत सारा सामान लिए नंदिनी घर लौटती है। तभी उसकी सास कामनी उसे रोकते हुए कहती है, बहू आज क्या पूरा मार्केट ही उठा लाई? पैसे पानी की तरह बहाना तो कोई तुझसे सीखे। एक काम कर, तू सदर बाजार के आसपास कोई कमरा लेकर वहीं बस जा। तुझे घर आने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी तू आए दिन सदर बाजार ही जाया करती है। क्या माँ जी, आपको मेरे सदर बाजार जाने से क्या परेशानी है? वहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं और होलसेल पर भी मिलती हैं, बिल्कुल सस्ती, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ। रहने दे बहू, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू इतनी दूर मार्केट क्यों जाती है, क्योंकि तुझे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तो आए दिन सदर बाजार निकल लेती है और पूरा दिन बिताकर घूम फिर कर आ जाती है। माँ जी, आप मेरे बारे में कितना गलत सोचती हैं। मैं तो सिर्फ पैसे बचाने और सारा सामान सही दाम पर मिल जाए इसलिए इतनी दूर सदर जाती हूँ। ये बहाने कहीं और बना बहू, मेरे सामने नहीं। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं जहाँ अच्छा और सस्ता सामान मिलता है, लेकिन तुझे तो बस मेरे बेटे के पैसे उड़ाने हैं, इसलिए तू इतनी दूर मार्केट जाती है। नहीं माँ जी, मैं अपनी शॉप का सामान लेने के लिए ही सदर बाजार जाती हूँ। आप मेरे साथ चलकर एक बार सदर बाजार देखिए, उसके बाद आप यहाँ की मार्केट ही भूल जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं लग रहा अपने बेटे के पैसे बर्बाद करने का। तू ही अकेली काफी है इसके लिए। तू तो बिल्कुल मेरी सदर बाजार जाने वाली बहू बन गई है। कामनी अपनी बहू नंदिनी को सुना ही रही थी कि तभी उसकी बेटी दीक्षा वहाँ आती है और नंदिनी के हाथों में इतने सारे बैग देखकर खुशी से कहती है, भाभी आपके हाथों में इतने सारे बैग, इसका मतलब है कि आज फिर आप सदर बाजार गई थी, तो अब आप मेरे लिए प्लेन सूट का कपड़ा जरूर लाई होंगी। मैं कितने दिनों से मांग रही थी। हाँ दीक्षा, लाई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कोई चीज बोलो और मैं उसे ना लाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी प्यारी ननद जो हो। क्या बात है भाभी, आपने तो ये बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया। भाभी आप सदर बाजार से इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती हो, मेरा भी मन कर रहा है मैं आपके साथ किसी दिन सदर बाजार चलूं। मुझे लेकर चलोगी ना भाभी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। मुझे सदर बाजार घुमाने के लिए कोई पार्टनर मिल जाएगा। मैं तुम्हें सारी चीजें, सारी दुकानें दिखा दूंगी।
क्या चीज कहाँ मिलती है, जैसे कभी मैं ना जा पाऊँ तो तुम जाके सामान ले आ सको। हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? इस घर में सदर बाजार जाने वाली बहू बहुत है, अब मुझे सदर बाजार जाने वाली बेटी नहीं चाहिए। और अगर तूने नाम भी लिया ना सदर बाजार जाने का, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे सदर बाजार के सिवा कोई सामान मिलता ही नहीं है कहीं। जिसको देखो सदर बाजार जाने के लिए तैयार रहता है। कामनी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नंदिनी भी सारा सामान अपने कमरे में रखकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज नंदिनी अपनी कॉस्मेटिक की शॉप पर काम कर रही थी, जहां उसकी पड़ोसन शांति आती है और उससे कहती है, बहू मुझे एक मेहंदी का बॉक्स दे दे। मेरी बहू ने आस-पास की सभी दुकानों पर देखा, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी मेहंदी नहीं मिली। तब मैं तेरी दुकान पर आई हूँ। पूरे मोहल्ले में एक तेरी ही तो दुकान है जहाँ कॉस्मेटिक का सारा सामान बिल्कुल सही दाम पर मिलता है। आंटी जी, तो उन्हें भी यहीं भेज दिया होता। आपकी बहू को मेरी शॉप नहीं पता क्या? नहीं बहू, उसे नहीं पता है। अभी तो वो नई नई आई है यहाँ पर। उसे जो शॉप आगे दिखी वो वहीं चले गई होगी। वो पार्लर का कोर्स कर रही है ना, इसलिए उसे बहुत सारे सामान की जरूरत है। लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत महंगा बता रहे हैं। अब तू ही बता दे कहाँ से ले वो मेकअप का सामान। आंटी जी, अगर मेरी मानिए तो आप सदर बाजार चली जाइए। वहाँ बहुत अच्छा और बढ़िया सामान मिलता है और बिल्कुल सही दाम पर। बहू, लेकिन मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और मेरी बहू भी अभी नई नई आई है। अगर तू ही उसके साथ जाकर सामान दिला देती तो बहुत अच्छा होता। एक बार अगर वो देख लेगी तो फिर खुद ही चली जाया करेगी। ठीक है आंटी जी, आप दोपहर के बाद अपनी बहू को मेरी शॉप पर ले आना। मैं उसे लेकर यहीं से सदर बाजार चली जाऊंगी। ठीक है बहू, सच में कामिनी बहुत किस्मत वाली है जिसे तेरे जैसी इतनी समझदार बहू मिली है। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद वो अपनी बहू रानी को लेकर नंदिनी की शॉप पर जाती है और थोड़ी देर बाद नंदिनी उसे लेकर सदर बाजार के लिए निकल जाती है। रानी को सारा सामान दिलवाकर घर लौटने में नंदिनी को रात हो जाती है और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तभी उसकी सास कामनी उसे रोकते हुए कहती है, बहू तो खुद सदर बाजार घूमने के लिए कम थी क्या, जब मोहल्लों की बहुओं को भी घुमाना शुरू कर दिया है। किससे पूछकर तू शांति की बहू को सदर बाजार ले गई थी, बता मुझे। ये भगवान, माँ जी पिछले जन्म में CID थी क्या, जो बिना बताए सब पता चल जाता है। डांट ना सुननी पड़े इसी चक्कर में तो मैंने इनको बताया नहीं, लेकिन सुनना तो फिर भी मुझे ही पड़ा। आगे बात बढ़ाने से अच्छा है कि माफी मांगकर बात खत्म ही कर दूं। बोल बहू, किससे पूछकर गई थी सदर बाजार? सास की कोई इज्जत है या नहीं? माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं जल्दी में थी इसलिए चली गई। नंदिनी इतना कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी उसका पति रुपेश थका हारा ऑफिस से घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी नंदिनी उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस दिवाली आने वाली है, त्योहार का टाइम है, सभी को छुट्टी चाहिए और काम ज्यादा है। ऊपर से लेबरों को गिफ्ट भी देना है। सोच रहा हूँ गिफ्ट के साथ साथ ड्राई फ्रूट का डब्बा दे दूं, मिठाई की जगह वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? परेशानी वाली बात ये है कि जो लड़का हमारे यहाँ मार्केटिंग संभालता है वो गाँव गया हुआ है, तो ड्राई फ्रूट पैक करने वाले बॉक्सेस और गिफ्ट ये सब कौन लाएगा? मैं इतने सारे पैसे ऐसे ही नहीं ना दे सकता किसी को भी, ना जाने वो कौन सी मार्केट जाता था। पक्का वो भी सदर बाजार ही जाता होगा, क्योंकि वहाँ हर सामान होलसेल पर और इकट्ठा मिल जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? क्योंकि मैंने नाम सुना है लेकिन गया नहीं हूँ। बेटा, तेरी बीवी आए दिन सदर बाजार के ही चक्कर लगाती रहती है। अब तो पड़ोसियों को भी घुमाना शुरू कर दिया है, तो फिर तू क्यों परेशान होता है कि कौन जाएगा? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई। अब मेरे वर्कर के लिए गिफ्ट बॉक्सेस नंदिनी ही लेकर आएगी बस। ठीक है, मैं चली जाऊंगी और सारा सामान भी ले आऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। माँ जी को कहिए कि वो भी मेरे साथ चले और खुद अपनी आँखों से सदर बाजार देखे, ताकि इनके मन में ये जो गलतफहमी है ना वो चली जाए। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। माँ प्लीज मान जाइए, मेरी इज्जत का सवाल है, वरना हमारा ऑफिस में मजाक बन जाएगा। रुपेश के कई बार कहने पर कामनी अपनी बहू नंदिनी के साथ सदर बाजार जाने के लिए तैयार होती है। कुछ समय बाद दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं।
जहां पहुंचकर कामिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सभी चीजों के इतने सस्ते दाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू, यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना मिलती हो, वो भी इतने सही और सस्ते दामों पर। ये कैसे? माँ जी, ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। सारे दुकानदार अपनी दुकान के लिए यहीं से सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही दाम पर मिलता है ना, इसलिए। अपनी आंखों से सदर बाजार की रौनक देखकर कामनी को अपनी बहू की बात समझ में आती है, जिसके बाद दोनों मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। साथ ही कामनी फिर दोबारा अपनी बहू को सदर बाजार जाने से नहीं रोकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।